हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िकल जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपकी जो भी मनोकामना है वो 2021 में ज़रूर पूरी हो। तो आइए एमसीक्यूज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो एमसीक्यूज़ हैं वो साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। ज़्यादातर मैंने जो एमसीक्यू रखे हैं वो आज साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो साइकोलॉजी में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टफ़ हैं, कुछ मॉडरेट हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन साथ में करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द आउटस्टैंडिंग एथलीट्स यूजली पोजेस सर्टेन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स सच एज। तो जो आउटस्टैंडिंग एथलीट होते हैं उनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स विशेषता होती है? वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिवनेस होती है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन इज। तो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात किसने की थी? डीसी मैकलैंड ने, डेविड मैकलैंड नाम के बंदे ने ये की थी इस अचीवमेंट मोटिवेशन की बात। उन्होंने पावर की बात भी की थी कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं, नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, कंपटीशन को पसंद करते हैं। तो तीसरे लोगों की बात उन्होंने की थी एफिलेशन। तीसरी टर्म उन्होंने यूज़ की थी एफिलेशन। तो एफिलेशन में उन्होंने कोऑपरेटिव लोगों की बात की थी, जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो अचीवमेंट, पावर और एफिलेशन, इन तीन टर्म्स को यूज़ किया था डेविड मैकलैंड ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग की बात किसने की थी? सेल्फ लर्निंग किससे इफेक्ट होती है? तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ट वे है सेल्फ लर्निंग के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, द हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑफ लर्निंग आर। तो हाइट, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोजिशन, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल्स इज कंसर्न्ड विद। जो फिजिकल स्किल्स होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? तो वो मोटर लर्निंग से रिलेटेड होती हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा इसको समराइज़ करूँगा कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, अफेक्टिव लर्निंग क्या होता है, मोटर या साइकोमोटर लर्निंग क्या होता है। ये तीन टर्म्स यूज़ की थी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली ये, और इसको क्लासीफाइड किया था बेंजामिन ब्लूम ने। इसको ब्लूम्स टॉक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इसमें कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी, जिसमें मेंटल स्किल्स की बात की थी कि कैसे हम नॉलेज को गेन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसको कुछ समय बाद रिकॉल कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ सुनी है या मैंने ये चीज़ पढ़ी है। वो नॉलेज को रिकॉल करना हो गया, तो वो मेंटल स्किल्स होती हैं, उसको कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। जो अफेक्टिव लर्निंग होती है उनका रिलेशन होता है इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, एटीट्यूड के साथ। ठीक है, वो अफेक्टिव लर्निंग होती है। और जो मोटर लर्निंग होती हैं, जैसे फिजिकल मूवमेंट्स हो गई, बॉडी मूवमेंट्स हो गई, बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया, तो ये सभी चीज़ें मोटर लर्निंग के साथ। फिजिकल स्किल्स हो गई, जैसे फिजिकल स्किल्स वर्ड यूज़ किया है, तो फिजिकल स्किल्स, फिजिकल मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये किसके साथ रिलेटेड होती हैं? मोटर लर्निंग के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। जो नेचुरल मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक होता है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन साइकोलॉजी इज कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ। ह्यूमन साइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? बिहेवियर की स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सारे ही लॉ ऑफ लर्निंग है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आएगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये लॉज दिए थे, लर्निंग लॉज एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज परफॉर्म्ड बाय। कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी? ये डेकिन नाम के
बंद देने दी थी। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग वाज गिवन बाय, जो कंडीशनिंग थ्योरी थी वो दी थी इवान पावलोव ने। इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं, इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इसको कंडीशनड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इस थ्योरी का, इस अकेली थ्योरी का कई नाम हैं। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस बेसिकली बात की गई है। एक तो बिफोर, इसमें आपको थोड़ा इसको समराइज़ कर देता हूँ कि यह चीज़ होती क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहती है ये जो थ्योरी है इवान पावलोव की। इसमें बेसिकली बात की गई है, एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें फूड को रखा गया है और एक बेल को रखा गया है। फूड और बेल को, क्या चीज़ थी, बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि इस थ्योरी से पहले, इस थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। बिफोर कंडीशनिंग, किसी तरह के रिएक्शन की बात की गई है इसमें, कि रिएक्शन से पहले, जैसे कुत्ते को पहले फूड दिखाया जाता है तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है, फिर बेल बजाई जाती है ओनली, उसके मुंह में कोई सलाइवा नहीं आता। ठीक है। अगले पार्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, उसमें फूड प्लस बेल दोनों को एक साथ दिखाया जाता है और कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ जाता है, लार आ जाती है। तीसरी, आफ्टर कंडीशनिंग, फिर लास्ट में ओनली बेल बजाई जाती है और कुत्ते के मुंह में फिर से सलाइवा आ जाता है, यानी कि कुत्ता सोचता है कि बेल बजी है और मुझे खाना भी मिलेगा, तो बेल के साथ सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी इवान पावलोव ने। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ लर्निंग, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। द पर्सनल फैक्टर्स इन लर्निंग आर, तो पर्सनल फैक्टर कौन से हैं, तो हेरिडिटरी फैक्टर, नेक्स्ट फिटनेस फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, 12th का डी ऑप्शन राइट आंसर। द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज परफॉर्म्ड बाय, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इसका सी ऑप्शन राइट आएगा। इसमें कैट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक कैट को एक पिंजरे में रखा गया था और उस पिंजरे में एक लीवर फिट था। वो जो पिंजरा था वो बंद था और लीवर से दबाने से वो पिंजरा खुल सकता था। तो बाहर एक फूड रखा गया था उस पिंजरे के, तो जब कैट को खाने की स्मेल आती थी तो वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो वो हाथ पैर चलाती थी और गलती से एक बार उससे वो लीवर दब जाता है, तो वो पिंजरा खुल जाता है और वो खाना खा लेती है। तो जब नेक्स्ट बार खाना रखा जाता है बाहर, तो अब कैट को ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है कि लीवर दबाने से पिंजरा खुल जाता है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के गलती से वो लीवर को फिर से दबाती है, यानी कि वो चीज़ों को सीख रही है, लर्न कर रही है। उसने चीज़ को सीख लिया कि लीवर दबाने से जो पिंजरा है वो खुल जाता है, तो वो बड़ी आसानी से फूड को खा जाती है। तो ये है ट्रायल एंड एरर, यानी कि करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, कि चीज़ों को करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। ये जो थ्योरी थी वो एडवर्ड थॉर्नडाइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेंटल लर्निंग होती है, मेंटल लर्निंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज, तो
इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फ्रेड बिनेट, सी ऑप्शन आएगा। अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज को डिफाइन किया था। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, आईक्यू लेवल को निकालने का, इंटेलिजेंट क्वोशंट को निकालने का एक फार्मूला दिया था, जिसमें इन्होंने एक्चुअल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इन्होंने फार्मूला दिया था इंटेलिजेंट क्वोशंट को निकालने का। तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट ये जो है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने से, क्योंकि इतने एमसीक्यू वीडियोस में ज़्यादा ब्रीफ में मैं नहीं जा सकता, तो जितने शॉर्ट में मैं समराइज कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर है द साइकोलॉजिस्ट यूजली स्टडी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ज़्यादातर किस चीज़ों पे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो पिजन और रैट्स पे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं। 16 का आंसर आएगा डी। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज़ अ टेक्निक। ऑटोजेनिक किस चीज़ की टेक्निक है? तो 18th का आंसर आएगा टू ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशन इन बॉडी। 18वें का ए आंसर आएगा इसमें। कॉग्निशन डील्स विद, तो कॉग्निशन का मतलब होता है लर्न करना। 19th का आंसर आएगा लर्न करना। मेमोरी भी आएगा इसमें क्रिएटिविटी भी आएगा, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। विच इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव। इनमें से कौन सा प्राइमरी मोटिव नहीं है? तो अफेक्शन जो है प्राइमरी मोटिव नहीं है। हंगर भी है, सेक्स भी है और थ्रस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा सबसे लोएस्ट लेवल होता है लर्निंग का? तो रेट लर्निंग। इसका 21वें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डिजायरेबल चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा 22nd का सी ऑप्शन, कैथारसिस इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन टाइम इज अ कंपोनेंट ऑफ। तो इसका आंसर आएगा 23rd का बी ऑप्शन, मोटर फिटनेस का ये कंपोनेंट है। तो मोटर फिटनेस के और कौन कौन से कंपोनेंट है? एजिलिटी, नेक्स्ट बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम एंड स्पीड। ये 6 जो कंपोनेंट हैं वो मोटर फिटनेस के हैं। और जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं वो है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। और जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट हैं वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन तीनों फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में हर एक पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखिए, अपने नोट्स बनाइए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। जो मोटर फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम एंड स्पीड। और जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन चीज़ों में फ़र्क आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीज आर द कंडीशंस रिलेटेड विद स्ट्रेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, स्ट्रेस रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर आएगा अनीमिया, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस रिलेटेड रोग
नहीं है, बाकी सारे स्ट्रेस से हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ अडेप्टेशन विच इवेंचुअली लीड टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है? तो 25th का जो आंसर आएगा वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग वंस ओन बिहेवियर थ्रू सेल्फ एनालिसिस इज कॉल्ड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसका बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोइंग आस्पेक्ट ऑफ अवेयरनेस इन साइकोलॉजी इज नोन एज। तो अवेयरनेस के बारे में तो 27th का कॉग्निशन, बिल्कुल अवेयर होना किसी चीज़ के बारे में, वही कॉग्निशन मेंटल स्किल्स की बात हो रही है इधर। 27th का सी ऑप्शन। अचीवमेंट मोटिवेशन इज साइनोनिमस ऑफ। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, फीडबैक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगनिंग बट ग्रेजुअली या ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज इंडिकेटेड बाय। क्या कहते हैं कि जब शुरू में परफॉर्मेंस बहुत ठीक ना हो, इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो, और बाद में आके इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए, तो उसको किस ग्राफ में रखा जाता है? तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, कनकेव ग्राफ। इसको पॉजिटिव लर्निंग भी बोलते हैं, कनकेव को पॉजिटिव लर्निंग भी बोलते हैं, और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं? नेगेटिव लर्निंग। जब शुरू में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और बाद में इम्प्रूवमेंट ना हो, और जब एक स्टेज पे आके इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ही रुक जाती है, तो उसको प्लेचू स्टेज बोलते हैं, प्लेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of motivation is not applicable for young childrens? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया है कि NVS DSSB में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 30th का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। जो अंदरूनी या आंतरिक मोटिवेशन होता है वो यंग चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन इज़ द नैरोस्ट पार्ट ऑफ। जो कंसंट्रेशन होती है वो किसका नज़दीकी पाथ होता है? तो वो अटेंशन का नज़दीकी पाथ होता है। अ रिलायबल साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 32वें का सी ऑप्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय। तो इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट किसने लिया था? अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सिमोन ने, जब इन्होंने फॉर्मूला बनाया था आईक्यू का, जिसमें उन्होंने मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 का एक फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एज को एक्चुअल एज भी बोलते हैं, तभी मैंने ऊपर ए लिखा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस इज पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन कौन से पार्ट हैं? जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंक्शन। तो ये सारे ही पार्ट क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं। तो ये सारे ही पार्ट क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं जो इवान पावलोव ने दिए थे। जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कुत्ते को ये समझ आ जाए कि जो बेल बजी है वो खाने के लिए बजी है या कोई डोर पे आया है, वो उसको महसूस होना शुरू हो जाए कि एक्चुअल में जो बेल बजी है वो खाने वाली बेल है या कोई डोर पे आया है वो वाली बेल है। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि, माफ़ कीजिएगा, जनरलाइजेशन वो होता है कि जब कुत्ते को पहचान ना आए कि जब डोर पे कोई आता है और जो खाने के लिए बेल बजती है, उन दोनों में से वो फ़र्क ना कर पाए।
कि कौन सी बेल खाने की है और कौन सी बेल डोर वाली है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब उसको बेल का पता लग जाता है कि कौन सी बेल वो डोर वाली है और कौन सी बेल जो है वो खाने वाली बेल है। क्योंकि अगर डोर वाली बेल भी बजती थी तो जनरलाइजेशन में सलाइवा उनका बाहर आना शुरू हो जाता था कि उसको लगता था कि खाना आने वाला है, बट वो डोर वाली बेल होती थी तो उसमें वो फ़र्क नहीं कर पाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन में स्टेज में उसको पता लग जाता था कौन सी बेल जो खाने वाली है और कौन सी बेल डोर वाली है। एक्सटिंक्शन में क्या होता है, जब घंटी बजती है और उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था कुत्ते के, और बट उसको खाना नहीं मिलता था, तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद जब बेल बजती थी तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आना बंद हो जाता है। वो एक्सटिंक्शन होता है, वो गायब हो जाती है चीज़ कि खाना तो मिलता नहीं है, ऐसी बेल बजती रहती है, उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। तो इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज़ टॉट टू स्टूडेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन बिकॉज, फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी क्यों सिखानी अच्छी रहती है। तो इट इन्हेंस परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकती है। इट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये सेम ही ऑप्शन आ गया। इट हेल्प इन लर्निंग, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इट हेल्प्स इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नॉर्म्स इज डिफाइंड एज, नॉर्म्स क्या होती हैं, नॉर्म्स होती हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, हर एक टीम की एवरेज परफॉर्मेंस को निकाला जाता है, उसको नॉर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, किस लेवल तक का जो स्ट्रेस होता है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। तो वो ऑप्टिमल लेवल तक का जो स्ट्रेस होता है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग स्लो डाउन एंड रीचेज अ लिमिट बियॉन्ड विच फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल, इट इज़ नोन एज, जब क्या होता है कि एक लर्निंग की जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और एक लिमिट पे आके वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है कि बंदा कुछ सीख ही नहीं पाता, इम्प्रूवमेंट होती नहीं है फर्दर, तो वो होती है प्लेचू स्टेज, मैंने पहले पीछे भी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट मेजर रिएक्शन टाइम इज़, तो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करता है, तो वो है स्टिक ड्रॉप टेस्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, इनमें से कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म है कॉग्निशन की, तो 40th का आंसर आएगा सेंसेशन, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ, तो फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस किस एज में शुरू होता है, 7 से 10 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd, द स्ट्रेस कंडीशन इज, स्ट्रेस कंडीशन कौन सी होती है, तो स्ट्रेस कंडीशन होती है डिटर्मिन डेट्रीमेंटल टू द परफॉर्मर, बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरस रेफर्स टू, एरस क्या होता है, एरस होता है एक एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेटन एल्डफर थ्योरी categorize needs into 3 categories, the most important is, तो इन तीनों ही स्टेजेस एल्डफर की थी, और ग्रोथ नीड्स, रिलेटेड नेट नीड्स और एग्जिस्टेंस नीड्स, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सी ऑप्शन आएगा एग्जिस्टेंस नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशन इन स्पोर्ट्स इज, तो इसका आंसर आएगा द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग, सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है ट्रेनिंग का ऑफ इमोशंस, इमोशंस के लिए, तो अच्छा मेथड होता है सब्लिमेशन। 45th सब्लिमेशन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
46 क्वेश्चन, द थ्योरी, यहाँ पे थेरेपी लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्योरी आएगा। द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाय, तो साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की बात की थी, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की गई थी। तो इन तीनों में का डिफरेंट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि समय कम है और मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इद क्या होता है, एक शॉर्ट में समराइज करता हूँ। इद होता है अनफुलफिल प्लेजेंट जो होते हैं, जो अनकॉन्शियस कंडीशन होती है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और अंदर से अर्जेस आती हैं, अर्ज आती हैं, भावनाएं आती हैं कि इस चीज़ को करना ही करना है, पता होता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। सुपर ईगो होती है जो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होती है, जो नैतिकता के ऊपर बेस्ड होती है, जो प्रिंसिपल्स के ऊपर, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। तो जो ईगो होती है, इन दोनों में से बीच का सलूशन होती है। इन दोनों, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये कहता है कि ये काम करना ही करना है, ये कहता है कि ये काम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन नहीं टूटने चाहिए। ये बोलता है कि मैंने गाड़ी को 200 की स्पीड पे लेके जाना है, ये बोलता है कि नहीं, ये तो रूल एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, इससे तो एक्सीडेंट हो सकता है, हम लोग मर सकते हैं। तो ये बीच का रास्ता चूज़ करता है। तो ईगो क्या होती है? ये कॉन्शियस स्टेज होती है जो दोनों के बीच का एक सलूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी आप मैं एक आपको एडवाइस दूंगा कि इसकी भी एक वीडियो देख सकते हो तो अच्छी बात है। इन तीनों में आपको अच्छे से जो डिफरेंसेस हैं वो पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड्स साइको एनालिटिक थ्योरी, इंटरनलाइज्ड पेरेंट इज, तो इंटरनलाइज्ड पेरेंट की किस में बात की गई है? 47th में, 47th का सुपर ईगो की बात की गई है, जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस की, मोरालिटी की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन, जो इंट्रोवर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप में मस्त होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिनको फ्रेंड सर्कल बनाना, बाहर के लोगों से नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक होते हैं एम्बीवर्ट्स, जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर, इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेटर है? इंटरेस्ट ऑफ प्ले, जब अंदर से आवाज़ आएगी तभी, अगर मेरा खेलने का मन ही नहीं है तो मैं क्यों खेलूँगा? तो अगर मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि मेरा इंटरेस्ट होगा खेलने का, तो वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी फ्रेडरिक हर्सबर्ग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा। इन्होंने मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीनिक फैक्टर की बात की थी। तो जैसे मोटिवेटिंग फैक्टर में अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि आप जो अगर कोई अच्छा काम करते हो आप, तो आपकी तारीफ़ होना, आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, तो ये क्या हो गया? मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। आपको मोटिवेट करते हैं कि तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी ना, जब आप कोई अच्छा काम करोगे, आपको प्राइज़ मिलने, तो ये क्या हो गया? मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। एक हाइजीनिक फैक्टर क्या होते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन होती है वो कैसी होती है, आपको सैलरी कैसी मिलती है, आपका इंटरपर्सनल, आपके स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे रिलेशनशिप हैं, वो हाइजीनिक फैक्टर हो गए। तो ये दो फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्करेंट फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड टू द लर्नर, जो कॉन्करेंट फीडबैक होता है लर्नर के लिए, वो किसने प्रोवाइड किया था? कॉन्करेंट फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड टू द लर्नर, ड्यूरिंग एक्टिविटी होता है या आफ्टर एक्टिविटी होता है? तो इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग एक्टिविटी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन। 51st, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनली स्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, सैडनेस एंड बिल्ड एबिलिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशंस। इमोशनल स्टेबल कौन होता है? एंग्जाइटी लेवल जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, और सैडनेस भी होती है,
तो वो इसका आंसर आएगा 52nd का एक्सट्रोवर्जन पर्सन्स। 52nd का ए ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूटेड ऑफ एग्रीडेबलनेस पर्सनैलिटी डायमेंशंस। इनमें से कौन सा जो है एग्रीडेबल पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं हैं वो नहीं है? तो एल्ट्रिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रस्ट, मॉडेस्टी। तो 53rd का आएगा ट्रस्ट। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी वाज गिवन बाय। तो ये क्लेटन एल्डफर ने दी थी। इसका पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट को लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को जाना जाता है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन। तो द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, तो ये स्किल ऑफ अ टीचर, एक टीचर की स्किल पे ऊपर आधारित होता है कोई भी मेथड। स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। तो ये 71 में लॉन्च की गई थी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? वो दी थी फ्रेडरिक स्किनर ने। 58th का सी ऑप्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ों की बात की गई थी, स्किनर ने दी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन एंड हार्मिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड। वो कौन सा बिहेवियर होता है जिससे हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं? तो वो होता है अग्रेशन, उसको अग्रेशन बोलते हैं उस बिहेवियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर। तो इसका आंसर आएगा 60 का सी। उसको जो फीडबैक देंगे बच्चे को, वो आफ्टर द एक्टिविटी देंगे, क्या आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है। मैस्लो प्लेसेस डैश नीड्स एट द बॉटम। सबसे नीचे इनमें से कौन सी चीज़ को मैस्लो ने सबसे नीचे रखा था? तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को सबसे नीचे रखा था मैस्लो ने। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इस पार्ट में से बहुत से जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो अब्राहम मैस्लो नाम के बंदे ने 5 हिस्सों में हायरार्की नीड्स थ्योरी दी थी। हायरार्की नीड्स में से ये क्वेश्चन आया है, मैस्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी में से ये क्वेश्चन है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैस्लो ने 5 हिस्सों में इंसान की नीड्स को डिफाइन किया था। सबसे लास्ट में उन्होंने रखा था उन्होंने रखा था फिजियोलॉजिकल नीड्स। लॉजिकल नीड्स इसमें क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे जीवित रहने के लिए बेसिक नीड्स हो गए, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, रेस्ट हो गया, नींद हो गई। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके ये बिल्कुल लास्ट में रखा है इन्होंने। और उसके ऊपर कौन सा रखा है? इनके ऊपर कौन सा रखा है? इन्होंने ऐसे करके कौन बनाई थी, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा, उसके बाद दूसरे पे रखा इन्होंने सेफ्टी नीड्स को। किसको रखा? सेफ्टी नीड्स को, जिसमें सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ये सेफ्टी नीड्स को रखा, इसकी भी ज़रूरत है ज़िंदगी में। नेक्स्ट, जो तीसरे पार्ट में उन्होंने रखा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को। जैसे फ्रेंडशिप हो गया, आपका कोई किसी के साथ रिलेशन होता है, तो उस चीज़ को रखा।
एक्सेप्टेंस को रखा, अफेक्शन को रखा, लव को रखा। चौथे पार्ट में उन्होंने रखा सेल्फ एस्टीम को, कि सेल्फ अपनी जो रिस्पेक्टेड स्टेटस लवर हो जाता है कि इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी शुरू कर देता है। और लास्ट में उन्होंने रखा जो सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी की सारी जो 5 टर्म थी वो यूज़ की गई थी हायरार्की नीड्स थ्योरी में, जो मैस्लो ने यूज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी assumes a fight or flight condition preparing for emergency stimulation when the dash nervous system is active। तो ये बात की गई थी सिंपैथेटिक कंडीशन में, तो इसका आएगा सी ऑप्शन। देखिए इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कंडीशन क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होती है जब आप, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मेरी हार्ट बीट जो है नॉर्मल है, मेरी जो सांस है वो नॉर्मल है, वो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है। फीड एंड ब्रीड, ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज़ होती हैं इसमें। जब कंडीशन नॉर्मल है, बट अगर मेरे सामने अचानक कोई शेर आ जाए या कोई सांप आ जाए तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, मेरी बॉडी में से पसीना बाहर आना शुरू हो जाएगा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, उसको सिंपैथेटिक सिचुएशन बोलते हैं। इस कंडीशन को फाइट और फ्लाइट कंडीशन भी बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट कंडीशन भी बोलते हैं, जो संभव होती है एड्रीनल ग्लैंड से, क्योंकि वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बॉडी अपने आप को चेंज कर लेती है। तो ये नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है। इस चीज़ को भी, हालांकि मुझे अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो, क्योंकि जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़ते तो आपको चीज़ें आधे अधूरे टॉपिक में से शुरू करना, चीज़ें अच्छे से समझ आती भी नहीं है। तो जो चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को यूट्यूब पे जाएं और किसी भी यूट्यूबर या किसी भी चैनल से उन चीज़ों को प्रिपेयर करें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आते हैं। तो आज हालांकि 50 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ होती है, 62 क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, अगर आपको चीज़ें समझ आई हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।